से सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या संपूर्ण शिक्षा? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है, कोठारी आयोग को कहा जाता है, तो कोठारी आयोग आपका चला था। इस एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन पहले समझेंगे जरा। 1964 से 66 तक, ठीक है, 1964 से 66 तक कोठारी आयोग चला है। इसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर DS कोठारी, DS कोठारी द्वारा, जिन्हें दौलत सिंह कोठारी इनका पूर्ण नाम है एक तरीके से बात की जाए तो। याद रखिएगा, कोठारी कमीशन एकमात्र ऐसा कमीशन है जिसने प्राथमिक शिक्षा की बात करी, प्राइमरी की शिक्षा की बात करी, अपर प्राइमरी आप कह सकते हैं एक तरीके से ऊपर की जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात करा, माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी बात करी है कहीं ना कहीं। तो संपूर्ण शिक्षा के बारे में बात करने वाला पहला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। तो संपूर्ण शिक्षा के बारे में बात की है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि आप कोठारी आयोग भी से कह सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। कॉमन एजुकेशन सिस्टम की पहल भी इन्हीं के द्वारा की गई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया? 3%, 6%, 9% या 14%? तो आई होप ये सभी को पता होगा। इन्होंने कहा कि 6% कर दिया जाए, शिक्षा पे जो व्यय होना है उसको कितना प्रतिशत कर दिया जाए? 6%, ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हमारे देश का विकास संभव है, इसलिए इसको बढ़ाने का फैसला किया गया। साथ ही साथ हमारा जो देश का भविष्य है वो कक्षाओं में पल रहा है, इस तरीके की एक स्टेटमेंट भी कोठारी आयोग द्वारा दी गई, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपरों में आ चुकी है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? 50%, 60%, 70% या फिर 80%? तो इस प्रश्न का आंसर है 70%, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 70% इन्होंने कहा था छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित की गई थी। इसके साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी मैं इसके बारे में बता देती हूँ। त्रिभाषा सूत्र जो है, ये भी इसी पॉलिसी के तहत इसके अंतर्गत बात की गई। 10+2+3 स्ट्रक्चर जो था एजुकेशन का, वो भी कोठारी आयोग के द्वारा ही दिया गया है, याद रखेंगे इसको। इन्होंने बहुत सारी रणनीतियां बनाई उच्च शिक्षा के लिए भी, और एक उचित शिक्षा का ढांचा जो होना चाहिए उसके लिए भी, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कोठारी आयोग ही है जिसे भारतीय भी कहते हैं, कई जगह राष्ट्रीय भी कहते हैं, शिक्षा आयोग के रूप में भी इसे क्या करा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी सिफारिशों के बारे में। इसकी जो सिफारिश थी कि सभी बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों के लिए समानीकरण को सुनिश्चित करना, यानी कि मैंने आपको अभी भी बताया ही, कॉमन एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो सामान्य स्कूल प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी बच्चे आ जाएं, उसके बारे में बात की है, ठीक है। और ना करस्पॉन्डेंस स्कूल वगैरह जो होता है, पड़ोस की स्कूल, जैसे कि हर स्कूल को आप कह सकते हैं, चाहे वो स्कूल अपने स्थानीय बच्चे हो, उनकी जाति हो, धर्म हो, समुदाय हो, इसके भेदभाव पे प्रवेश करने के लिए मना नहीं करेगा। ये भी कोठारी आयोग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? भारतीय विवि आयोग 1902, कलकत्ता विवि आयोग 1917, विवि शिक्षा आयोग 1948 से 49 यानी कि, और या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। तो वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के बारे में बात किसने की थी, ठीक है, किसने उनकी स्थापना होनी चाहिए इसका सुझाव दिया? मतलब समझ ही रहे हैं आप, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह के बारे में। तो देखिए, भारतीय विवि आयोग 1902 में आया है। विवि शिक्षा आयोग आपका ये 1948 से 49, ये है आपका राधा कृष्ण आयोग, आप नाम से समझ पा रहे होंगे। कलकत्ता विवि आयोग, इसकी तो खैर ऐसी कुछ बात ही नहीं है। और लास्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। फिर से आप समझ ही पा रहे होंगे, कोठारी आयोग, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोबारा बता दूं, इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम पे भी कहीं ना कहीं जाना जाता है, ठीक है। अध्यक्षता मैंने आपको बता ही दिया है, DS कोठारी द्वारा की गई है। साथ ही साथ इसमें ना कुछ सिफारिशें भी थी। सिफारिश से क्या क्या है, थोड़ा सा मैं इसके मुद्दे पे जोर डाल रही हूँ। कुछ विश्वविद्यालय हैं, उनको वरिष्ठ या प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना। उस जमाने में जो विश्वविद्यालय थे उनको प्रमुख और वरिष्ठ विश्वविद्यालय घोषित करने के पीछे भी कोठारी आयोग ही था। इन्होंने एक साथ साथ और भी चीजें कही थी कि देश भर में शैक्षिक संसाधनों और सुविधाओं के लिए क्या किए गए, वितरण में देखा गया कि असंतुलन तो नहीं है कहीं, उसके कारण देखे गए, ठीक है। साथ ही साथ आयोग ने क्या किया, अग्रणी विश्वविद्यालयों का प्रचार भी प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि यार कहीं जगह पे क्या है, कुछ चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं है, फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, कई हद तक उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो विचार था विश्वविद्यालय वाला, वो क्या था कि विश्वविद्यालयों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे।
और भारत में उच्च शिक्षा के समग्र मानक को बढ़ाने में मदद करेंगे। देखिए बहुत पुराने जमाने की बात है, आप लोग समझ ही सकते हैं, 1964 से 66 कितना पुराना टाइम है। तो उस जमाने में की शिक्षा भी कुछ इस तरीके की हो कि चाहे अब कोई बाहर से भी आ रहा है तो वो क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए, उस लेवल की शिक्षा तक ले जाने का कार्य भी कोठारी आयोग ने किया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, मुदालियर कमीशन के बारे में बात करते हैं। मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र था प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या संपूर्ण शिक्षा। तो आप लोगों को पता ही है, तो आई होप इतना आप सभी को पता ही है। मुदालियर कमीशन जो है, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाने वाला कौन है, मुदालियर कमीशन है। यानी कि इसने काम किस पे किया है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या संपूर्ण शिक्षा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, नाम से ही माध्यमिक शिक्षा के लिए काम करा गया था मुदालियर कमीशन में। ठीक, मुदालियर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, इसने मल्टीपर्पज स्कूल भी चलाए थे, याद रखिएगा, बहुउद्देशीय स्कूल प्रणाली जो थी इनके द्वारा चलाई गई, जबकि कॉमन एजुकेशन सिस्टम चलाया गया था कोठारी के द्वारा। ठीक है, तो मुदालियर कमीशन जो था, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था, 5, 6, 7 या फिर 8। तो याद रखिएगा, इन्होंने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया, 7 वर्गों में। ठीक है, अच्छा ये 7 वर्ग कौन कौन से थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो एक पहला विज्ञान हो गया, दूसरा मानविकी हो गया, मानविकी आप लोग समझते हैं, ह्यूमैनिटी। तीसरा गृह विज्ञान, होम साइंस। चौथा कॉमर्स, वाणिज्य। पांचवा तकनीकी, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, व्यवहारिक विज्ञान हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह हो सकती है इसमें। छठा था कृषि समूह, सातवां था ललित कला समूह। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इन्होंने 7 वर्गों में बांटा। विज्ञान से शुरुआत कर देते हैं। विज्ञान, दूसरा है मानविकी, ठीक है, ह्यूमैनिटी भी आप इसे कह सकते हैं। तीसरा है आपका गृह विज्ञान, होम साइंस। ठीक है, चौथा है आपका वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। पांचवा है आपका तकनीकी, तकनीकी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इंजीनियरिंग। ठीक है, छठा है आपका कृषि समूह, एग्रीकल्चर वगैरह। और सातवां है आपका ललित कला समूह। ललित कला समूह का मतलब क्या होता है भाई, पेंटिंग वगैरह, आर्ट या क्राफ्ट वगैरह इस टाइप का। ठीक है, तो 7 भागों में इन्होंने बांटा था। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1952 में। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, आई होप ये तो आप कोई भूलेगा नहीं, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी ने क्या करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक हो गया, 1952 से 53 में कहते हैं, 1952 में काम किया, 53 में क्या करी, रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, भारत की माध्यमिक शिक्षा की इन्होंने क्या की, जांच की और उसे नया आकार देने की कोशिश करी। साथ ही साथ 3 वर्षीय मध्यम और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक प्रणाली, जो कि अभी भी आप लोग देखते होंगे यूजफुल होती है, उस पर काम किया इन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ सरकार ने क्या किया था, 23 सितंबर 1952 को क्या करा था, कैब की सिफारिश पर बात की थी कि यार ये काम होना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और सचिव थे एएन बसु, और सदस्य थे सदस्य सचिव कहें अगर हम, तो वो भी एएन बसु थे, प्रधान सचिव। ठीक है, और प्रतिवेदन जो था इसका लगभग 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 240 से 250 क्या थे, पन्ने थे, और 15 क्या थे आपके अध्याय थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। इसके अंतर्गत काम जो किए थे, मतलब जो मेन मेन मुद्दे थे, वो था कि प्राथमिक, बुनियादी और उच्च शिक्षा पे काम करना। तो ओवरऑल प्राथमिक, बुनियादी, उच्च शिक्षा को मिला देंगे अगर आप स्कूल लेवल पे, तो क्या बन जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बन जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और सामग्री के बारे में बात की गई, और माध्यमिक विद्यालय जो है उनमें अलग अलग प्रकार से कैसा अंतर संबंधित रूप से वो जुड़े हुए हैं, इस पे बात की गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, तो किसके द्वारा दिया गया, ताराचंद कमेटी, आनंद देका समिति, मुदालियर कमीशन या कोठारी कमीशन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुदालियर कमीशन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष की होनी चाहिए, ऐसी बातें करता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इन्होंने कहा था कि 11 से 17 साल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा इंटरमीडिएट कॉलेज को आप समाप्त करिए, कक्षा 11 को माध्यमिक विद्यालयों के साथ जोड़ दीजिए, और कक्षा 12 को बीए के साथ विलय कर दीजिए। ये भी इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हो आपको। डिग्री कोर्स 3 साल का होना चाहिए, ये भी इनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया, ये भी आपको लाइन याद रखनी है। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारे पास है, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे।
5, 6, 7, 8। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अभी अभी मैंने इसके ऊपर कुछ चीज आपको बताई हुई है इससे रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया आपका HW। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की क्या करी गई, घोषणा की गई? 1990, 1995, 2000 या 2002? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की क्या की गई है, घोषणा? 1990, 1995, 2000 या 2002? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1990। ठीक है, 1990 में कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक को सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? कब तक की गई है? ये की गई है 1995 तक। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको चीजें बता दूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब भी आती है, इसने बात की है 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन के बारे में। साथ ही साथ बात की है नवोदय विद्यालयों की। साथ ही साथ बात की है विद्यालय संकुल यानी कि ग्रुप ऑफ स्कूल्स की। इसके साथ सर्व शिक्षा अभियान भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन चीजों से साथ ही साथ बात की है शैक्षिक अवसरों की समानता पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जुड़ा हुआ है हमारी 1986 वाली पॉलिसी से। शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात करी है। डाइट्स वगैरह इन सब चीजों के बारे में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात है। CRT ये सब चीजें कनेक्टेड है इससे। शिक्षक की जवाबदेही पे भी बात की गई है। दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय पे भी इसने क्या करी है, बात की। इतनी चीजों के बारे में इसके अंतर्गत क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हो। याद रखिएगा ये 1990 था आपका, और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन 1995 था। ठीक है, तो प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? आप लोगों को सभी को पता होगा, ब्लैक बोर्ड योजना 1986 की पॉलिसी के तहत आई थी। प्राथमिक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक? तो क्या है, प्राथमिक के लिए क्या की गई थी, प्राथमिक स्तर के सुधारों के लिए क्या की गई थी, ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र या छात्राओं को व्यवसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? तो ये था 25%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 1986 में आपकी क्या आई थी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 1900 कितने में आई, 68 में आई पहली शिक्षा नीति। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में। तीसरी अभी आप पढ़ी रहे हैं 2020 NEP 2020 जो आपकी आई हुई है। ठीक है, ये तीसरी शिक्षा नीति है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? याद रखिएगा, एक आपकी आई थी 1986 में। 1986 वाली में कुछ गड़बड़ियां, मतलब कुछ गड़बड़ियां क्या, कुछ चीजें नहीं हो पाई थी, लागू नहीं हो पाई थी, तो फिर 1992 में संशोधित होकर कुछ चीजें आई बन के। ठीक है, संशोधित वाली जो आई है 1986 के बाद 1992 में संशोधित होकर जो आई, उसमें भी बात की गई कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है, यूनिवर्सलाइजेशन करना है एजुकेशन का। कब तक बात की गई है? 1995, 2000, 2005 या 2010? तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है 1986 वाली जो शिक्षा नीति है उसमें प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाना है, तब आंसर क्या बताया मैंने आपको, 95 हो जाएगा। लेकिन अगर 1986 वाले की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछे तो 2000 है आंसर। ठीक है, ऊपर प्रश्न भी दिया है आपको, देख लीजिएगा, डाउट मत रखिएगा। अगला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितनी बार भी कह रहा आप दिमाग में रखेंगे 1992 वाली जो नीति है, मैं उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 2005 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? 1986 में, 1987 में, 1992 में या फिर 1995 में? तो इससे पहले थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन क्या है इसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं, या ये ब्लैक बोर्ड योजना जो है क्या करके। ठीक है, याद रखिएगा 1987 में इससे प्रारंभ किया गया। 1986 में जब ये पॉलिसी लागू हुई, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को क्या किया गया, लागू किया गया। इसके तहत ना केंद्र सरकार ने कहा था कि प्राथमिक जो विद्यालय है, सॉरी प्राथमिक विद्यालय स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल्स, उनमें न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए कुछ कुछ, उसको उपलब्ध कराने के लिए का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि कुछ जो आवश्यक सामग्री है स्कूल की, उसके लिए कुछ फंडिंग दी जाएगी, उनको न्यूनतम फंड दिया जाएगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, इसके तहत शिक्षकों को क्या दिया जाता था,
50% तो शिक्षक महिलाओं महिला शिक्षक होनी चाहिए, इसके लिए पद आरक्षित थे। साथ ही साथ इसमें जोर दिया गया कि स्कूल में पक्का कमरा होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल यानी कि पानी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ टॉयलेट यानी कि शौचालय बालक तथा बालिकाओं आदि सुविधाओं पर क्या किया गया, जोर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो विद्यालय में ये जो उपकरण है, जितनी जितनी भी चीजें हैं मैंने आप लोगों को बताई अभी भी, ये सारी चीजें होनी ही होनी चाहिए न्यूनतम सामग्रियां विद्यालय में, इसके लिए बात की गई इसके अंदर। ठीक है, तो 1987 में ब्लैक बोर्ड क्या किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या किया था, लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन हमसे हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया, जबकि ब्लैक बोर्ड योजना तो प्राइमरी स्तर पर लागू हुई थी। प्राइमरी स्तर पर तो लागू हुई थी कब, 1987 में। तो उच्च प्राइमरी स्तर पर कब लागू हुई, उच्च प्राइमरी स्तर पर लागू करने की बात करी संशोधित शिक्षा नीति ने। ठीक है, तो संशोधित शिक्षा नीति के द्वारा बात की गई, और संशोधित शिक्षा नीति के द्वारा जब बात की गई तो 1992 के तहत फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर भी इससे रिलेटेड काम हुआ। ठीक है, और उच्च प्राथमिक स्तर पे लिखा हुआ आएगा तो 1992, अदरवाइज वैसे ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू हुआ था 1987 पे, और था किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है, तो 10,000, 40,000, 50,000 या 60,000। तो उच्च प्राथमिक स्तर को कितनी धनराशि दी जा रही है इसके अंतर्गत, 40,000 रुपए की धनराशि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। आई होप ये ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, 1936 में, 37 में, 38 में या 39 में। तो बात कर लेते हैं पहले से, ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन था क्या आखिर। देखिए, गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, वर्धा योजना के नाम से भी आप इसे जानते हैं। बुनियादी तालीम भी बहुत सारी जगह कहते हैं, बेसिक एजुकेशन या बेसिक शिक्षा के नाम से भी, और नई तालीम के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ठीक है, मैं इसके नाम लिख देती हूँ एक बार, नई तालीम के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ठीक है, वर्धा योजना तो आपको पता चल ही पा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप इसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेसिक एजुकेशन गांधी जी के द्वारा दी गई है, यह सभी आप लोगों को पता ही होगा, उस नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने, आप लोगों को पता ही है, बात की थी 7 से 14 साल तक की बच्चों की एजुकेशन के बारे में गांधी जी बहुत ज्यादा बार बात करते हैं। जैसे हम 6 से 14 पढ़ते हैं वहां, तो गांधी जी 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए काफी सारी बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार देखिए, फाउंडेशन पीरियड अगर अच्छा होगा, बेसिक एजुकेशन जो है बच्चों को वो तो प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात की थी उन्होंने। तो देखिए, ये जो था 23 अक्टूबर 1937 को उन्होंने क्या करी थी, एक तरीके से कह सकते हैं आप, नई तालीम की योजना बनाई थी, या आप कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा के लिए एक योजना बनाई थी। ठीक है, तो अलग अलग जगह आपको, कितनी जगह आपको ये भी मिल जाएगा, एग्जैक्ट डेटा किसी किसी किताबों में आपको ये भी मिलेगा, 22 से 23 अक्टूबर दिया है कहीं कहीं पे, और कहीं पे एक्यूरेट दिया है। अगर एक्यूरेट एक पूछा जाए पेपर में, ऐसे भी आ सकता है कब से कब एग्जैक्ट डेट थी, 22 से 23 करके स्लैश करके आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आया, सीधे डेट्स आएंगी, डेट ऐसे आई होंगी 22, 23, 24, 25, तब याद रखेंगे, तब आपका हो जाएगा 23। 23 अक्टूबर 1937 में क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा इस पे काम किया गया था, वर्धा योजना पे। ठीक है, तो याद रखेंगे, डेट क्या हो जाएगी, 23 अक्टूबर 1937। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी, ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, चार्ल्स वुड ने, इनमें से कोई नहीं। ये टॉपिक जो आपका है एडुकेशन या एजुकेशन करके आपके लिए अलग से टॉपिक आपने लोगों ने देखा होगा, सिलेबस में डाला है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी, ब्रिटिश सरकार ने, चार्ल्स वुड ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, चार्ल्स वुड 1854 जब भी कहते हैं हमें चार्ल्स वुड याद आना चाहिए। लेकिन ये जो शिक्षा नीति थी ये तैयार किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे आप लोग, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की, अरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कर दिया मैंने, ब्रिटिश सरकार हो गई है ना। तो शिक्षा नीति 1854 तैयार की थी ब्रिटिश सरकार ने, जबकि 1854 की घोषणा किसके द्वारा की गई, चार्ल्स वुड के द्वारा। ठीक है, तो ये किसी किताब किसी जगह से निकाला था हमने क्वेश्चन। जबकि अगर आप सीधे 1800 खाली ऐसा क्वेश्चन आया, तैयार किसने की थी, घोषणा किसने की थी, सिंपल आया कि 1854 की नीति किसके द्वारा दी गई, तो फिर मामला हो जाएगा सीधे सीधे चार्ल्स वुड। ठीक है, चार्ल्स वुड ने 1854 में, आप एक तरीके से कह सकते हैं, इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, वही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई, कंपनी मुख्यालय पर, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर, कंपनी शासित जिलों में, या पूरे देश में। ठीक है, तो ये था कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पे। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई,
मतलब 1854 की जो शिक्षा नीति थी उसमें ग्रांट जो पैसा वगैरह था वो किन किन को विद्यालय को देने की घोषणा की गई थी? केवल मिशनरी स्कूल्स को, केवल कंपनी को, केवल देसी या सभी? तो याद रखिएगा सभी स्कूलों की इसके अंतर्गत बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगे आज के क्वेश्चन आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।